नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, साहित्य और संस्कृति की उपेक्षा के लिए अक्सर हम समाज को दोषी ठहराकर चुप हो जाते हैं, मगर इस पर विचार नहीं करते हैं कि समाज में ये प्रवृत्ति कैसे पनपी और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम राजनीति और आर्थिकी के उन नियंताओं को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं जो समाज में इस तरह की प्रवृत्ति को पैदा करते हैं, पालते पोसते हैं। साहित्यिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के इस पक्ष की ओर आपका ध्यान खींचते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे, क्या आज के समय में कालजयी साहित्य रचा जा सकता है? इस मुद्दे पर एक बहस में हिस्सा लेंगे वीरेंद्र यादव, अर्जुमंद आरा और प्रियदर्शन। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध कवि पाब्लो नेरुदा की गुमशुदा कविताओं की खोज की। और अंत में जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी के स्तंभ ना काहू से बैर में प्रशासन की दृष्टि में किसान क्या है, इस पर कटाक्ष। कहा जाता है कि आज का समय और भी क्षण भंगुर समय है। बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और हमारी स्मृति पर दर्ज हुए बिना गायब हो जाती हैं। हर साल ढेरों किताबें लिखी जाती हैं, प्रकाशित होती हैं, उनमें से कुछ पढ़ी जाती हैं, कुछ सराही भी जाती हैं, मगर साल खत्म होते होते तक वे भी याददाश्त से बाहर होने लगती हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई रचना कालजयी भी बन सकती है, और अगर कालजयी बन सकती है तो कैसे? आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आलोचक वीरेंद्र यादव, वरिष्ठ लेखिका एवं आलोचक अर्जुमंद आरा और वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक प्रियदर्शन। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपसे शुरू करते हैं। सवाल कई तरह के हैं कालजयी साहित्य को लेकर। सवाल ये भी है कि एक ऐसे समय में क्या कालजयी साहित्य का रचना संभव है जहां इतनी आपाधापी है, भागदौड़ है। दूसरा सवाल ये है कि अगर अच्छा साहित्य रच भी दिया जाए तो क्या वो कालजयी हो पाएगा, क्योंकि हमारे समय में जिस तरह से चीजें तेजी से बदल रही हैं उसमें क्या ये संभव है कि लोगों की स्मृति में उस तरह से जो पुरानी काव्य कृतियां हैं कालजयी जिन्हें मानते हैं वो दर्ज हो पाएंगी? तो पहला सवाल, क्या इस आपाधापी के युग में उस तरह की रचना संभव है? मुकेश जी, मुझे लगता है कि इसे हमें दो तरह से विचार करना होगा। एक तो ये है कि आपाधापी का समय है, तेजी से बदल भी रहा है, क्षिप्र गति का समय है और लेखक के जीवन में भी गति है और जिसे कहा जाए चंचलता है। और दूसरा ये है कि क्या यथार्थ भी इतनी तेजी से बदल रहा है, और क्या इस तेजी से बदलते यथार्थ को लेखक पकड़ पा रहा है? तो दो अलग अलग स्थितियां हैं। तो मैं समझता हूं कि जो पहली स्थिति है कि समाज में जो तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, जो एक जिसे कहा जाए कि आपाधापी है, समय की कमी है, या बहुत सी जो चीजें आ गई हैं, उन्होंने हमारे लेखन को कितना प्रभावित किया है। दूसरा यह है कि लेखक का जीवन स्वयं एक आपाधापी भरा हुआ है। उस आपाधापी भरे समय में वो बदलते हुए यथार्थ को कितना और किस तरह से पकड़े। लेकिन इसके बरक्स जो दूसरी बात आपने कही है कि क्या ऐसे समय में कालजयी लेखन किया जा सकता है, मैं समझता हूं कि कालजयी लेखन की चुनौतियां आज हमारे सामने मौजूद हैं। कारण ये कि हमारा जो भारतीय समाज है, उस भारतीय समाज की मूल संरचना, उस भारतीय समाज की मूल चुनौतियां बदली नहीं है अभी भी। यानी कि जो प्रेमचंद के समय का जो भारतीय समाज था, जो चुनौतियां थी, वो चाहे किसान की समस्या हो, चाहे सांप्रदायिकता की हो, चाहे स्त्री की हो, या जो इस तरह की सारी चीजें हैं, वो बदले हुए स्वरूप में आज भी हमारे सामने मौजूद है। तो अगर उस समय ने चुनौती दी थी प्रेमचंद को गोदान लिखने की, तो आज नया गोदान लिखने की चुनौती हमारे सामने मौजूद है। दूसरी बात यह है कि जो कालजयी कृतियां लिखी गई, जो कालजयी कृतियों के रूप में जिन कृतियों को हम पहचानते हैं, जैसे कि झूठा सच या मैला अंचल,
कि ये अपने समय के पार आज पढ़ी भी जा रही हैं और अपने समय समाज की एक पहचान भी करा रही, जो उस समय का समाज था और के समाज की चुनौतियां भी उससे जुड़ पा रही हैं। तो इस तरह की कृतियां अपनी मूल संरचना में मैं समझता हूं कि लिखे जाने की चुनौती है। अब वो एक दूसरी बात है कि वो कृति अगर लिखी भी जाए तो कितने पाठकों तक पहुंचोगी, कितने लोग पढ़ेंगे, या कालजयी कृति के रूप में वो स्वीकृत होगी या नहीं। मैं समझता हूं कि ये जो है भविष्य पर ये चीजें छोड़ देनी चाहिए। और आज हमारी असमर्थता है कि हम समग्र यथार्थ की रचना नहीं लिख पा रहे हैं। टुकड़े टुकड़े में यथार्थ पर लिखा जा रहा है, अच्छी रचनाएं लिखी जा रही हैं, लेकिन जिस समग्र यथार्थ की चाहत है भारतीय समाज के समग्र यथार्थ की, वो उस समग्र यथार्थ की मुकम्मल रचना नहीं लिखी जा रही है। इसीलिए कहा जा सकता है कि इस दौर में, यानी कि इधर पिछले कई दशकों के दौर में, हम किसी एक रचना को चिन्हित नहीं कर सकते जिसे कि हम कालजयी रचना कह पाए। लेकिन जो रचनाएं कालजयी रचना के नाम पर जानी जाती हैं, उस तरह की रचनाएं लिखे जाने का समय भी है, चुनौती भी है। और मैं समझता हूं कि ये लेखक को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, बावजूद अपने जीवन की आपाधापी के, अपने क्षण भंगुरता के और तिल तिल करके बदलते यथार्थ के। जी, तो अर्जुमन जी, वीरेंद्र जी ने जो कहा उनकी अंतिम लाइनों को हम लें, और जो मैंने शुरू में कहा था कि एक काल का जय करने वाली कृतियां तभी लिखी जा सकती हैं जब उस समय को ठीक से पकड़ा जाए, और उसको पकड़ने के लिए जो पुराने जमाने के लेखक थे, पहले के लेखक थे, उनके पास समय होता था सोचने का, विचारने का। और आज के युग में भाग दौड़ मची हुई है, कैसे फटाफट लिखा जाए, कैसे फटाफट पब्लिश हो जाए, कैसे फटाफट पुरस्कार वगैरह मिल जाए, एक एक दौड़ होड़ मची हुई है। उसमें उस तरह का साहित्य जो लंबे समय तक लोगों को याद रहे, उनके जहन में रहे, क्या ये चुनौती बहुत विकट है? क्योंकि वीरेंद्र जी भी कह रहे हैं कि पिछले 40-50 सालों में ऐसी कोई कृति और नहीं दिखती हमें। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अर्जुमन जी। हाँ, वीरेंद्र जी ने जो ये बात कही थी ना कि भविष्य तय करता है, तो मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगी कि लिखने वाला लिखता है, लेकिन वो कालजयी होगा या नहीं होगा। हमारे आलोचक लाख उसको एक सर्टिफिकेट दे दें कि ये कालजयी लिख दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये वो तय कर सकता है आलोचक। ये वक्त तय करेगा भविष्य में क्या जाके बचता है उसका, और उसने सचमुच अपने जमाने की नब्ज को पकड़ा था या नहीं पकड़ा था, पूरी तरह से पकड़ा था या नहीं पकड़ा था। क्योंकि हम ये देखते हैं, जब हम पीछे इतिहास की तरफ लौटते हैं, कि जो कृतियां बच गई हैं, जिनको हम कालजयी समझते हैं, क्लासिक कहते हैं, उनमें गिनती की होती हैं, सारे राइटर्स जिंदा नहीं रहते हैं। तो अगर हम जैसे यूनान से उठाएं, अरिस्टोफेनियस को ले लीजिए, उसका एक ड्रामा है जिसमें वो एक महिला किरदार है जो एथेंस की औरतों को बगावत करने पे उकसाती है, क्योंकि जो मर्द हैं वो बहुत विलासी, भोग विलासी हो गए, और वो सोचती है कि पॉलिटिक्स को हमें अपने हाथ में लेना है। तो अब अगर इस टॉपिक पे वो लिख रही हैं, वो औरतें इकट्ठी होती हैं और वो कन्विंस करती है, और मर्दाना भेष में आम सभा में जो पॉलिटिकल ग्रुप है उसमें शामिल हो जाती हैं, और अपनी ज्यादा तादाद के बोलते पे जीत भी जाती हैं इलेक्शन। और उसके बाद वो कहती है कि हमको ऐसा समाज कायम करना है जिसमें जो संपत्ति है वो इंडिविजुअल के हाथ में नहीं रहेगी, बल्कि उसका एक तरह से जिसको हम कह देते हैं कि नेशनलाइजेशन होगा, सार्वजनिक संपत्ति होगी। तो इन ख्यालात को अगर ईसा से भी पहले अगर लिखा जा रहा है, और इस कृति को जब भी पढ़ा जाएगा, तो हम कालजयी कहेंगे, क्योंकि उसमें फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ रहा है। सवाल ये है कि जो वो समय एक दूसरा समय था, हम दूसरे समय में रह रहे हैं। इस समय में क्या लेखक, रचनाकार उस तरह से सोच कर, ठहर कर लिखने की स्थिति, परिस्थितियों में है? मैं ना उम्मीद नहीं हूं, क्योंकि मुझको लगता है कि जिनको हम ये कहते हैं कि जो रचना के मैदान में एक तरह से बाजार में हैं, उनसे तो बहुत ज्यादा हो सकता है कोई उभर आए, लेकिन बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जो अवार्ड्स को नजर में रख के, शोहरत को नजर में रख के लिखते हैं, मुझको लगता है शोहरत का और अच्छी रचना करने का कोई बड़ा संबंध नहीं है आपस में।
पता नहीं कहाँ से कौन राइटर कितनी सेंसिबिलिटी के साथ महसूस कर रहा है, जिसको हम जानते भी नहीं है, और किसी दौर में वो एक दो ही आएंगे। ये बात सच है कि जिस तरह का आपाधापी का दौर है, हर एक की जिंदगी में इतना कंसंट्रेशन नहीं है। ज्यादातर लोगों की रोजगार के भी मसले हैं, और जो जो कुछ मुल्क में हो रहा है उससे डिस्टर्ब होने की भी चीजें हैं। लेकिन लिखने वाला अगर खुद को किसी तरह से संयम में रख पाता है और उसमें बहता नहीं है, और माइन्यूटली ऑब्जर्व करके जिस तरह से वो कॉमन मैन के कार्टून बनाते रहे लक्ष्मण, इस तरह से कोई अपना काम करता रहता है, तो मुझे लगता है चीजें आ सकती हैं। लेकिन हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर तीसरा राइटर कोई बहुत बढ़िया रचना कर देगा। ये नहीं, जरूर ये मायूस उम्मीद इस हम चीज से कर भी नहीं होते रहे, हैं। क्योंकि कालजयी हाँ। रचनाएं हर कोई लिखता भी हम्म। नहीं है और हर रचना हम्म। कालजयी होती भी नहीं है। लेकिन होती भी प्रियदर्शन नहीं जी, है। क्या आपको लगता है कि ये समय भारी पड़ रहा है? कालजयी रचना के लिए एक बड़ी चुनौती है। उस तरह की रचना को लिखने के लिए, तैयार करने के लिए जिस तरह की परिस्थितियां चाहिए, ये बहुत विकट परिस्थिति है उनके लिए। देखिए मुकेश जी, अगर दुनिया भर के उदाहरण देखें, भारत के भी, अपने देश में भी, तो ये सच है कि बदलाव की रफ्तार बहुत तेज है। हमारे सामने रोज यथार्थ बदल रहा है, लेकिन जितना बदलाव तेज है उससे कहीं ज्यादा ठहराव भी कायम है। जिस बात की ओर इशारा कर रहे थे वीरेंद्र जी कि जो प्रेमचंद के समय का यथार्थ था वो आज कुछ और वजनी होके हमारे सीनों पे है, तो हकीकत तो है भी। दूसरी बात है कि इस दौर में भी जिसको ठहर कर किया गया लेखन कह रहे हैं वो हो रहा है। जैसे मैं उदाहरण बिल्कुल ताजा देता हूं, रेत समाधि को लिखने में गीतांजलि श्री ने 7 साल लगाए। तो 7 साल अगर एक लेखक अपने कृति को देता है, और निश्चय ही उन्होंने किसी पुरस्कार की उम्मीद में नहीं दिए थे। 2 साल पहले तक अखिलेश ने मुझे कहा था इस कृति पे लिखने को, मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं लिखने जा रहा हूं। आज मैंने 3 टिप्पणियां लिख डाली। तो ये कृतियों के साथ एक तो उनकी अपनी जो अंतर्वस्तु है उसका मामला है, दूसरा इधर बड़ी कृतियां खूब लिखी जा रही, बड़ी से आशय। जैसे आप अगर चाहें तो याद कर लें, कई चांद थे, सरे आसमां, बहुत बड़ी कृति है अपने आप में। वो कालजयी होगी या नहीं ये तो समय बताएगा। दूसरा ये कि बहुत सारी कृतियां जो अपने समय में बहुत मशहूर नहीं हो पाती हैं, वो बाद में वो खिलती हैं। जैसे मुझे याद है कि राग दरबारी, उसकी बड़ी तीखी आलोचना है शुरुआत के दौर में, लेकिन आज भी राग दरबारी के पाठक बहुत बड़ी तादाद में हैं। नौकर की कमीज जब आया था तो शायद वो धीरे धीरे खिलेगा, तो देखेंगे उनके दूसरे उपन्यास का नाम था, लेकिन खिलते हुए हमने नौकर की कमीज को देखा। तो ऐसी कृतियां हैं जो अपने समय से आगे जा रही हैं। और बड़े उपन्यास, नीलाक्षी सिंह का उपन्यास खेला 500 पृष्ठों से ऊपर का है, तो जाहिर है कि उन्होंने बहुत समय लेके, बहुत इत्मीनान से, बहुत धीरज से लिखा है। अब वो कालजयी होगा या नहीं होगा ये उसके भीतर की चीज पे निर्भर करता है। दूसरी बात ये कि अब तक हम लोग साहित्य में बिल्कुल मुख्य धारा की पोजीशन से सोचने की आदत पाले हुए हैं। हमारे भीतर क्लासिक्स का एक नजरिया है, हमारे भीतर कालजयी होने का एक नजरिया है। लेकिन अगर ध्यान दें तो जो हाशिए का लेखन उभर के आया है, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, मेरे हिसाब से वो कालजयी रचना है। तुलसी राम की मुर्दहिया भी देर सवेर, वो दोनों किताबें उनकी मुझे लगता है कि बहुत लंबी उम्र पाएंगी। बल्कि मैं तो यहां तक मानने को तैयार हूं कि जो इधर के वर्षों का रेत समाधि का मैंने उल्लेख किया, इधर के वर्षों का महिला लेखन है। यानी आज की मैत्रेयी पुष्पा को देख के निराशा होती है, लेकिन चाक भी बहुत दिन तक टिका रहा है और शायद टिका रहेगा। सांप्रदायिकता को लेकर लिखे गए कम से कम 2 उपन्यास, जिसमें दूधनाथ सिंह का आखिरी कलाम भी है, और खुद हमारा शहर उस बरस, जो मुझे लगता है टिके रहेंगे। ऐसी और भी कृतियां हैं। जाहिर है कि वक्त सबकी धूल छांटेगा, कुछ बची रहेंगी, कुछ नष्ट होंगी, लेकिन बदलावों के बीच ठहराव भी है और लेखक लगातार लिख भी रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनको फुर्सत नहीं है, उस यथार्थ को बहुत धीरज के साथ दुनिया भर में देखा जा रहा है। नक्सलवादी क्रांति को लेके जो 70s के दशक में हुई,
उसको लेके 21वीं सदी में अलका सरावगी लिख रही हैं, झुम्पा लाहिड़ी लिख रही हैं, वो रिवॉल्यूशन हाईवे जो नॉवेल था दिलीप सेमियन लिख रहे हैं। अब उनमें क्या कालजयी होगा, लेकिन सब अपने इतिहास की पड़ताल अपने ढंग से कर रहे हैं। मुकेश जी। जी, तो वीरेंद्र जी, सवाल ये नहीं है कि ये जैसे रेत समाधि का जिक्र किया या कुछ और दूसरी रचनाओं का जिक्र किया, वो अपनी गुणवत्ता में कमतर होंगी, ये हमने सवाल नहीं उठाया। सवाल हमने ये उठाया है कि ये एक तो ये कि जिन रचनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या वो हमारे साहित्य समाज में ही उनकी चर्चा हो रही है, उनको सराहा जा रहा है, या उससे बाहर भी हो जा रही? क्योंकि कालजयी होने के लिए जरूरी होता है कि वो रचनाएं आम लोगों तक भी जाएं, वो उनमें भी वो पसंद आने लगे। प्रेमचंद इसीलिए इतने मतलब लोकप्रियता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों के अंदर तक घुसने का जो उसमें सामर्थ्य है उस तरह के साहित्य में, इसलिए भी वो दीर्घजीवी हो जाता है, कालजयी हो जाता है। क्या आज जितने पैमाने पर साहित्य लिखा जा रहा है उनमें, उस भीड़ में, इनमें इतनी सामर्थ्य है, या इस परिस्थितियों का दोष, मैं कृतियों की कमी नहीं बता रहा हूं, उन वजह से क्या वो लोगों तक पहुंचेंगी और लंबे समय तक लोगों की स्मृति में रहेंगी? मुकेश जी, ये समस्या का एक दूसरा छोर है कि रचनाएं पाठकों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। जिस मात्रा में पहुंचनी चाहिए पहुंच रही है ना। इतना बड़ा जो है हिंदी समाज है, इतना बड़ा जो है हिंदी साक्षरता का समाज है, और उस अनुपात में क्या हिंदी का साहित्यिक पाठक वर्ग बढ़ा है, ये एक दूसरी समस्या है। हम लोग जो मूल रूप से बात कर रहे हैं कि क्या जो आज का समय है, उस समय में कालजयी लेखन यानी कि लंबे समय तक टिका रह पाने वाला लेखन किया जाना संभव है या नहीं। तो मैंने पहले ही कहा कि इस तरह का लेखन किया जाना संभव है, इस तरह की चुनौती दरपेश है। और देखिए, कभी कभी छोटी छोटी रचनाएं, यानी कि अगर हम प्रेमचंद का ठाकुर का कुआं याद करें तो मुझे लगता है कि वो कालजयी रचना है। कि सवाल यह है कि प्रेमचंद ने अपने समय में ठाकुर का कुआं लिखा था, आज राजस्थान में जो है घड़ा छूने पर एक दलित की हत्या कर दी जाती है, पीट पीट करके मार डाला जाता है। तो इस तरह लेकिन प्रेमचंद की सारी कहानियां कालजयी नहीं है। तो अब सवाल इस बात का है कि यथार्थ की पकड़ लेखक किस तरह से करता है। तो मैं समझता हूं कि जो एक आज की जो दिक्कत है, आज की दिक्कत यह है कि वास्तव में महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी जा रही हैं, महत्वपूर्ण उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं, कहानियां भी लिखी जा रही हैं, लेकिन टुकड़े टुकड़े यथार्थ है। यानी कि कोई जो है सांप्रदायिकता पर लिखी हुई कोई रचना है, कोई नक्सल पे लिखी हुई रचना है, कोई किसान पर लिखी हुई रचना है, सब कई रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं, लेकिन एक जिसे कहा जाए कि एक समग्र यथार्थ की रचना। यानी कि जब मैं रेणु का नाम लेता हूं तो रेणु एक समग्र यथार्थ के रचनाकार थे। उसमें देखिए सांप्रदायिकता भी थी, उसमें किसान समस्या भी थी, जात की समस्या भी थी। यानी कि आज के भारत को, यानी कि स्वातंत्रोत्तर भारत को अगर किसी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना से जोड़ा जा सकता है, उसके माध्यम से रेणु के समय का भारत भी जाना जा सकता है और आज के समय का भी भारत जाना जा सकता है, तो मैं समझता हूं कि महिला अंचल है। तो एक जिसे कहा जाए कि यथार्थ को समग्रता में जो प्रस्तुत करने वाला है, तो उसका एक क्षरण हुआ है, उसकी एक कमी आई है कि लेखक जो है एक क्षेत्र विशेष चुनता है, एक विषय विशेष चुनता है, एक समस्या विशेष चुनता है। आज के भी समय में मान लीजिए कि छोटे छोटे उपन्यास अभी चंदन पांडे ने 2 लिखे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और अपने समय, अपने काल को पकड़ते हैं, लेकिन जिसे हम संपूर्ण यथार्थ करते हैं, बड़ा यथार्थ करते हैं, अपने समय का अतिक्रमण करने वाला रचना कह सकते हैं, ये चुनौती हमारे लेखक के सामने है। दूसरा जो बात प्रियदर्शन जी ने भी उठाई, आपने भी उठाई कि क्या लेखक के पास उतना अवकाश है, उतना समय है, आज का समय उसको इतनी मोहलत देता है। तो वो देखिए, जो रचनाएं जिनको हम कालजयी रचनाओं के रूप में याद कर रहे हैं, तो जो पहले के रचनाकार हैं वो सब जो है पूर्णकालिक लेखक थे। अब आज पूर्णकालिक लेखक है नहीं और लेखन एक मध्यवर्गीय है, लेखन हो गया है और उस मध्यवर्गीय जीवन के साथ ही लिखा जा रहा है, ये चुनौती है। लेकिन अगर जो है
लेखन के प्रति गंभीरता है, लेखन को अन्य कामों के साथ जो है दोयम काम के रूप में नहीं माना जाता, प्राथमिक काम के रूप में माना जाता है, तो अपनी बहुत सी जीवन की प्राथमिकताओं को स्थगित करना होगा और लिखना होगा। तो मैं समझता हूं कि आज लेखन जो है पूर्णकालिक लेखन की आवश्यकता है, लेकिन इस जीवन के साथ आजीविका की जो चुनौती है, जो दूसरी चुनौतियां हैं, उनके साथ कहीं एक समस्या एक दूसरी है, लेकिन मैं मूल उसी समस्या पर कि आज कालजयी लेखन किए जाने की संभावना है, और ऐसा लेखन जो कि आने वाले समय में 50 साल के बाद और 100 साल के बाद भी पढ़ा जा सके। यद्यपि सिर्फ पढ़ा जाना ही अपने आप में कालजयी लेखन नहीं होता। गुनाहों का देवता आज भी पढ़ा जा रहा है, इतने सालों बाद पढ़ा जा रहा है, हर वर्ष उसका एक संस्करण आ रहा है, लेकिन इस आधार पर वो कालजयी लेखन नहीं है। तो एक भारतीय समाज जो है इस तरह की चुनौतियां हमारे सामने दरपेश कर रहा है कि कालजयी लेखन किया जाए। हम उन चुनौतियों को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं, एक दूसरी बात। अर्जुन जी, मैं इस प्रश्न को एक दूसरे तरह से रखना चाहता हूं कि क्या ये कालजयी रचना कर्म का युग नहीं है, दौर नहीं है? यानी आप फिल्मों में जाए तो वहां भी आपको पिछले 30-40 सालों में अगर आप वो यथार्थ समानांतर फिल्मों के आंदोलन के बाद का देखें तो फिर हमें कोई बहुत ऐसी फिल्म नहीं दिखती है जो कालजयी जिसे हम कह दें। कोई सुपरस्टार उस तरह से नहीं हो रहा है। दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के बाद एक पूरा समय जो बदल गया है, जहां पर बहुत ज्यादा डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है, बड़े पैमाने पर चीजें लिखी जा रही हैं, गढ़ी जा रही हैं, रची जा रही हैं, और उसमें उस तरह से कोई बड़ी चीज उभर कर आए, ये कम हो रहा है। अनम्यूट कर लीजिए जी। मुझे ये लग रहा है मुकेश जी कि जैसे आपने मिसाल दी फिल्मों के हवाले से आज के जमाने की, तो फिल्मों का तो पूरी तरह से कमर्शियलाइजेशन जिस तरह से हुआ है वो पूरी टेक्नोलॉजी और इधर उधर से कहानियां लेने पे पैसा कमाने के लिए वो बहुत मुख्तसर से वक्त में बनाई जा रही हैं। शायद उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कोई तीसरी कसम थी ना वो जी बिल्कुल, हाँ, तीसरी कसम आए या कोई क्या कहेंगे पार आए, या बहुत सारी अंकुर, बहुत सारी निषाद फिल्में वगैरह हैं, 8 वगैरह जी। फिल्में हैं, वो आए मुगले आजम आए, उसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए कि हमने इतने बरस देखे हैं, 40-40, 50-50 साल के बाद भी आज भी देखी जा रही हैं। तो आज हम कह रहे हैं कि ये कालजयी हैं, लेकिन इनमें बहुत सी फिल्में ऐसी थी जो अपने जमाने में बिल्कुल नहीं चली। तो कालजयी होने के लिए इंतजार तो करना पड़ता है। और दूसरे वीरेंद्र यादव जी, आपसे तो थोड़ी सी माजरत के साथ कि ये पूर्णकालिक रचना क्या होती है मेरे लिए समझना मुश्किल है, इसलिए कि किसी जिंदगी के एक पहलू पे, किसी एक समस्या पे फोकस करके, चाहे मानसिक स्थिति पे ही फोकस करके भी कालजयी रचना हो सकती है, क्योंकि हम इंसान की बुनियादी फितरत को अगर राइटर ने उसको पकड़ा है किसी तरह से। शेक्सपियर के प्लेस क्यों आज तक पढ़े जा रहे हैं? इसलिए कि उसको बहुत गहरी पकड़ उसकी इंसान की प्रकृति पे है, और उससे और उस दौर के इतिहास में भी हम देख पाते हैं कि चलिए शार्लॉक का कैरेक्टर जिस तरह का है, तो उस वक्त भी यहूदियों के साथ क्या हो रहा था इतने साल पहले, तो ये तो वक्त तय करेगा कि अब दलित साहित्य अगर लिखा जा रहा है, आंचलिक साहित्य जो लिखा जा रहा है, उसमें जो गिरफ्त हुई है वो बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। ठाकुर का कुआं की तरह से वो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की वही कविता जो है वो हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि उसने पूरे दलितों के साथ क्या होता रहा है उसको पकड़ लिया है। तो इस तरह की छोटी छोटी नज़में भी जिंदा रह जाती हैं। तो कालजयी होने के लिए ह्यूमन नेचर पे और समाज के ताने बाने पे गिरफ्त होना जरूरी है, और चाहे उसको एक पहलू पर ही उठाए। दूसरे, राइटर का सिर्फ एक समस्या को उठा लेना काफी नहीं है। आज के समय में जब जो तकनीकें हैं लिखने की, उनका बहुत विकास हुआ है। शुरुआती दौर की जो रचनाएं थी उनमें और आज की तकनीकों में बहुत फर्क है। तो जब तक हम एक बहुत ही संतुलन बना के भाषा के प्रयोग और जो उसमें तकनीकें अपनाई गई हैं उनके प्रयोग को इस्तेमाल करते, क्रिएटिव रचनात्मक ढंग से प्रयोग करते हुए नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो वो नकल तो हो सकता है। यानी अगर हम सोचे मंटो के अंदाज में या प्रेमचंद के अंदाज में कहानी लिखें तो हम सिर्फ नक्काल कहलाएंगे।
हमारा काम पत्रकार की तरह से चीजों का वर्णन करना नहीं है। तो हमको वो जो एक विकास हुआ है तकनीक का और भाषा के प्रयोग हुए हैं, उनको उनका एक समन्वय करते हुए संतुलन के साथ कृति को कितना पावरफुल बना सकते हैं, उसमें मुझे लगता है कम प्रयोग हो रहे हैं। और जैसे आपने जिक्र किया कई चांद थे सरे आसमां, तो उसमें जो फारूकी साहब का जोरे बयान है और उस दौर को जिंदा करने के लिए जितनी मेहनत उन्होंने जितनी रिसर्च की है, और उसको मतलब हम भूल जाते हैं ना कि हम आज के समय में जी रहे हैं। आप बहादुर शाह जफर और उससे पहले के दरबारी जिंदगी और उस समाज में पहुंच जाते हैं। तो इन तमाम चीजों का समन्वय करते हुए जब तक राइटर उस दौर को जिंदा नहीं करेगा और उस सादगी के पीछे नहीं पड़ेगा, हम मालूम है सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अब जो है भाषा भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। मिसाल के तौर पर रेत समाधि की बात हो रही है, हुई है अभी, तो बहुत जबरदस्त प्रयोग किया है उन्होंने, लेकिन वो प्रयोग जिंदा रहेगा इनाम की बुकर के बावजूद, मुझे उसमें शक है। क्योंकि उस भाषा अगर कृति को पढ़ने से में एक अवरोध पैदा करती है, तो दिक्कत तो होगी उसको पढ़ने में। तर्जुमा या अनुवाद की मदद से लोगों तक वो पहुंची है और उसके बाद लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया है कि इतना बड़ा इनाम मिल गया है तो अब पढ़ें। उससे पहले उसका जिक्र भी नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं से इसका मतलब कि भाषा की इतने सारी शब्दावली को लाने, नए शब्द गढ़ने का जो प्रयोग था, वो मुझको लगता है थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। क्योंकि आज के समय में हम इतना ठहर के नहीं पढ़ते हैं कि एक पेज पे अटक जाएं और उसको समझ के मजा लेते रहें। तो मुझको लगता है कि वो चीजें भी फिर से सोचने की जरूरत है। तारीफ अपनी जगह है, लेकिन कई लोगों से बात हुई, सब ये कहते हैं कि अंग्रेजी में पढ़ना आसान है। चलिए, हम लोग अभी रेत समाधि पर बात नहीं कर रहे हैं अंजुमन जी, लेकिन नहीं, विषय से मैंने थोड़ा सा मिसाल के तौर पर जा रही हूँ कि कालजयी रचना के जी। लिए एक संतुलन जो चाहिए, तकनीकों का भी और भाषा का भी और टॉपिक का भी, उस संतुलन में थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, ये मुझे लगता है। हाँ जी जी जी। प्रियदर्शन जी, अंतिम प्रश्न है मेरा कि सवाल केवल रचना का नहीं है, सवाल ये है कि जो परिदृश्य है जिसमें बड़ी तेजी से मंजर बदल रहे, आ रही हैं चीजें, चली जा रही हैं, एक जो समय का दबाव है, बहाव है, उसमें स्मृतियां कितना दर्ज करेंगी, कैसी अच्छी रचना भी दर्ज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कब तक रहेगी। साल बदलते बदलते तक हम भूल जाते हैं कि इस साल कौन सी कृतियां आई थी। अगर आपको हमको पूरी साल का लेखा जोखा न देना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई बार उसमें भी गफलत हो जाती है कि ये पिछले साल आई थी कि इस साल आई थी। तो ये हम लेखक समाज या उससे जुड़े लोगों के साथ हो रहा है, पाठकों के साथ क्या हो रहा होगा, ये इस एक दूसरी चुनौती है स्मृतियों वाली। अनम्यूट कर लीजिए। देखिए मुकेश जी, ये सच है कि बल्कि इससे आपकी बात से एक बार साफ होती है कि इस दौर में जो लोग अपनी किताबें लगातार किसी तरह से चर्चा में लाने में लगे रहते हैं, वो भूल जाते हैं कि उनकी किताबें टिकेंगी नहीं। किताब सालजयी होने के लिए अगर नहीं है, वो कालजयी होने के लिए है, तो उसको वो अपने आप समय उसकी कसौटी तय कर देता है। ठीक है कि हम बहुत सारी रचनाएं भूल गए इन वर्षों में, लेकिन फिर भी कुछ रचनाएं हमारे भीतर बची नहीं। कई पुरानी रचनाएं लौट लौट के आती रही, बल्कि हमेशा से रहा है कि किसी एक दौर में लोगों ने उस लेखक को भुला दिया है, बाद के दौर में उसका पुनर्जीवन हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं कि किसी दौर में अगर आज हम किसी लेखक को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ने की फुर्सत पा रहे हैं, तो हम आगे भी उसको नहीं पढ़ेंगे, इसकी गारंटी नहीं। दूसरी बात ये कि जो हम लोग मतलब लगातार क्लासिक्स या कालजयी की बात कर रहे हैं, तो उसको पुराने फ्रेम में रख के देख रहे हैं। जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि असल में जिसको ग्रैंड नैरेटिव बोलते थे, भव्यता का कथानक बोलते हैं, वो आधुनिकता के साथ खत्म हो चुका है। ये दौर छोटी छोटी चीजों का है, मामूली चीजों का, देवता गॉड स्मॉल थिंग्स का है। बल्कि मुझे बोलते बोलते याद आ गया, वो भी हमारे दौर की एक बड़ी कृति है जो अपने ढंग से कालजयी हो रही है। तो ये जो चीज है कि रचनाएं लिखी जा रही हैं, वो कब पढ़ी जाएंगी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रेणु का बेला अंचल शुरू में लिखा जाकर बिहार के एक प्रकाशन से प्रकाशित होकर अरसे तक उपेक्षित, अरसे न बोलेंगे,
हाँ प्रियदर्शन जी, वो समय भी फिर भी एक सहज समय था। आजकल तो ये पिछले जो 3-4 दशक हैं, जब हाँ से मीडिया का विस्फोट हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, इसने वो हाँ चुनौती को कई गुना बढ़ा दिया है। तो इसके उस समय बावजूद तो हमारे फिर भी पास कई लौट कविता। सकती थी स्मृति, अब तो स्मृति के लौटने की गुंजाइश भी खत्म हो गई। देखिए, मैं इसको देख के इस बात से हैरान होता हूँ कि इसके बावजूद फेसबुक पे, जो बहुत सतही माध्यम है, अचानक कभी नागार्जुन की कविता, कभी आलोक धनवा की कविता, कभी वीरेन डंगवाल की कविता, कभी किसी पुराने लेखक की कहानी, कभी किसी पुराने कृति का जिक्र, वो सब चला आता है, बार बार लौट के आता है। जो बड़ी कृतियां हैं, बल्कि ये जो चीजों के बिकने का दौर है, इसमें ठहराव की जो निशानियां हमारे पास है, उनमें हमारी कृतियां भी हैं। वो कृतियां जो मतलब जूठन बार बार लौट आ रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। यही चीज कई दूसरी किताबों के बारे में, कई दूसरी कविताओं के बारे में कही जा रही है। तो हमें कालजयी साहित्य के निर्धारण में इतनी हड़बड़ी करनी नहीं चाहिए। ये सच है कि लेखक की चुनौती बढ़ी हुई है। इस नए दौर की, जो उत्तर आधुनिक काल की, जो बहुत उसका जो विघटित यथार्थ है, उसको पकड़ने की चुनौती है। उसके लिए हमारे पास कोई मार्केज नहीं है, कोई टॉल्स्टॉय नहीं है। और न टॉल्स्टॉय के रास्ते से उसको पकड़ा जा सकता है, न मार्केज के रास्ते से। कोई तीसरी गली खोजनी होगी, जो हमारे दौर का कोई लेखक देखते हैं खोज पाता है या नहीं, लेकिन समय देना होगा। मुकेश जी। जी, समय देना होगा। समय लेखकों को भी देना होगा और समय पाठकों के पास भी होना चाहिए। और समय का ही सबसे बड़ा संकट है। तो समय भागा जा रहा है और इस समय को पकड़ना और उसकी सवारी करना, यही कालजयी होने का एक गुर है, जो सीखना होगा लेखकों को भी और पाठक वर्ग को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा के लिए, धन्यवाद। लेकिन एक अच्छा जुमला दिया है प्रियदर्शन जी ने कि जो रचनाएं सालजयी नहीं हो पा रही हैं, वो कालजयी कैसे होंगी, ये इसे ध्यान में रखा जाए। नहीं, मेरा बहुत बहुत जुमला नहीं, शुक्रिया। पहले से चलता रहा है। हाँ, जी नहीं, ठीक बात है, हाँ ठीक बात है। हाँ जी, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। हाल में विश्व प्रसिद्ध कवि पाब्लो नेरुदा की गुमशुदा कविताओं का एक संकलन अंग्रेजी और स्पेनिश भाषाओं में आया है। वर्ष कवि अशोक वाजपेयी मानते हैं कि नेरुदा की मृत्यु के 5 दशक बाद इन कविताओं का सामने आना दुनिया के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है। अशोक वाजपेयी आज उन कविताओं की तो चर्चा कर ही रहे हैं, उनमें से 2 कविताओं का अनुवाद भी सुना रहे हैं। तो आइए देखते हैं दूसरी आवाज। दूसरी आवाज में मैं आज इधर हुई एक दिलचस्प खोज के बारे में बात करना चाहता हूं। ये खोज है 20वीं शताब्दी के महान कवियों में गिने जाने वाले पाब्लो नेरूदा की कुछ गुमशुदा कविताओं की खोज तो हो गई थी एक आध दशक पहले, लेकिन उनके अंग्रेजी अनुवाद का पता मुझे हाल में चला। और जो पुस्तक आई है ब्लड एक्स से अंग्रेजी में, जिसमें मूल स्पेनिश कविताएं भी हैं, उसका नाम है देन कम बैक, द लॉस्ट नेरूदा पोएम्स। तो 1973 में नेरूदा की मृत्यु हुई थी। तो अब लगभग 50 वर्ष होने आ रहे हैं उनकी मृत्यु को। लेकिन इन 50 वर्षों में नेरूदा की ख्याति में और उस ख्याति की व्याप्ति में कोई कमी नहीं आई है। ये कविताएं पाब्लो नेरूदा फाउंडेशन ने उसके पास जो आर्काइवल सामग्री थी उसकी खोजबीन करते हुए यहाँ वहाँ लिखी अधलिखी पाई है। ये
किन्हीं प्रकाशित कविताओं के पहले प्रारूप नहीं है। ये स्वतंत्र कविताएं हैं जो जिस भी कारण से प्रकाशित होने से रह गई। इनमें जो विषय हैं, सांतियागो में जब नेरूदा 17 बरस की उम्र में आए थे पहली बार, और वहाँ एक सफेद आतंक छाया हुआ था, फौजी लोग पूरे शहर में घूम रहे थे, उसकी याद करते हुए कविता है, मजदूरों पर कविता है। अपने को एक युवा कवि के रूप में रिल्केयन किस्म का पत्र लिखते, आत्मोपदेश करते हुए कविता है। कास्मास, पृथ्वी और पहले अंतरिक्ष यात्रियों से संबंधित एक कविता है। ये एक तरह का कवि का मरणोत्तर विलंबित उपहार है जो अभी हाल में हमारे नोटिस में आया। इन कविताओं में नेरूदा के जो चिरपरिचित विषय हैं उन्हीं के इर्द गिर्द ये कविताएं घूमती हैं, यानी प्रेम, अपने देश के भूदृश्य, संसार, उसमें जो चीजें संसार को भरती हैं, उनका जीवन वृत्त, यात्राएं, कवि की भूमिका, मानवीय जिम्मेदारी और आत्म का प्रतिनिधित्व। तो 2 छोटी कविताओं का अनुवाद मैंने हिंदी में अंग्रेजी से किया है। इन कविताओं के कोई शीर्षक नहीं है क्योंकि कोई शीर्षक कवि ने दिए नहीं थे। और एक कविता में नेरूदा ने एक विनय पूर्वक ये कहा है, मैंने औरों से अधिक कुछ नहीं किया, शायद किसी से भी कम ही। पहली कविता है, कहाँ चले गए तुमने क्या किया है ऐ मेरे प्यार, जब तुम नहीं लेकिन सिर्फ तुम्हारी छाया उस दरवाजे से बाहर आई। दिन सब कुछ उतार रहा था जो तुम नहीं हो, मैं तुम्हें खोजने चला हर कोने में, कल्पना करते हुए कि शायद तुम बंद हो घड़ी में, कि शायद तुम फिसल गए हो आईने में, कि तुमने अपनी हंसी लपेटी और छोड़ दिया उसे एक एस्ट्रे के पीछे से उछलने को। तुम वहां नहीं थे, न तुम्हारी हंसी, न तुम्हारे केश, न तुम्हारी तेज पदचाप दौड़ते आती हुई। दूसरी कविता है, आकाश पार करते हुए नियर आता हूं तुम्हारे केश की रक्त किरण से। धरती और गेहूं का हूं मैं, और जैसे मैं पास जाता हूं तुम्हारी आग अपने को उकसाती है। मेरे अंदर और चट्टाने और पिसान सुलगते हैं, इसी कारण मेरा हृदय फूलता है और उठता है रोटी में तुम्हारे मुंह के खाने के लिए, और मेरा खून तुम्हारे लिए ढाली गई मदरा। तुम और मैं देश हैं फलों से भरपूर, रोटी, आग, खून और मदिरा वो पार्थिव प्रेम रचते हैं जो हमें झुलसाता है। ऐसा कम होता है, हालांकि हमारे यहाँ तो हुआ है। मुक्तिबोध के प्रसंग में जब हमने उनकी बहुत सारी कविताएं मरणोत्तर ही खोज कर पाई जिनका हमें पता नहीं था, पर ये एक दुर्लभ घटना है काव्य संसार में, संसार के परिदृश्य में पाब्लो नेरूदा की गुमशुदा कविताओं का मिल जाना। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो अब अंग्रेजी में अनुदित होकर मिल गई है। देर सबेर कोई ना कोई स्पेनिश जानने वाले कवि मित्र उसका हिंदी में पूरा अनुवाद भी कर देंगे। प्रशासन की नजर में किसान क्या है? खेतों में पाया जाने वाला एक सीधा साधा जीव या एक बदमाश जो अपनी फटी लगोटी में रहने को तैयार नहीं है
और अपनी फसलों की ज्यादा कीमतें मांगता रहता है। प्रशासन को लगता है कि अगर किसान वोटर न होता तो ठीक होता, तब उससे आसानी से निपटा जा सकता था। देखते हैं ज्ञान चतुर्वेदी का स्तंभ ना काहू से बैर। दोस्तों, आपको आज हम एक किसान पर एक रचना सुनाते हैं। किसान बड़ा मौजू है, हमेशा रहा है, और हमेशा ही डर आजकल सरकार को और दुनिया के शहरी लोगों को रहता है कि किसान कहीं कोई आंदोलन न कर दे, कहीं बदमाश आदमी है, ऐसा मानते हैं हम किसान। अभी हमारे एक अफसर नुमा मित्र हैं जो बोलने लगे किसान बहुत हरामी है, बहुत बदमाश, आप ऐसा भोला मत समझना। जब उसने ये कहा तब मेरे मन में ये रचना आई और मैंने ये रचना फिर लिखी। उसमें कुछ हिस्सा आपको सुनाता हूँ कि आजकल किसान बदमाश हो गया है, और प्रशासन की बदमाशों में जो एक दिलचस्पी है वो आपको जाहिर है। तो प्रशासन बड़ा इसके बारे में इंटरेस्ट ले रहा है, किसान के बारे में। वरना अभी तक तो प्रशासन को यही ज्ञात था कि किसान कोई चीज़ है जो खेतों में पाई जाती है, और ये माना जाता है खेत में फसल है, खाद है, खरपतवार है, ढोर डंगर है, और इसके अलावा जो एक चीज़ है वो किसान है। किसान खेत में रहता है, किसान पाया जाता है, वो खेतों में कुछ उगाता है, और जो उगाता है उससे पैसे बनाता है, बेचता है, और उस पैसे से वो एक सूखी रोटी, साफा, लंगोटी आदि खरीदता है। अभी तक प्रशासन को यही ज्ञात था, सत्ता को यही पता था, किसान का मतलब बस ये, और बहुत ज़्यादा परवाह नहीं थी उसे किसानों की। उसने चलती हुई जीप से या फोटो में देखा था किसान को, किसान की यही पहचान थी उसके मन में, एक पहचान। परंतु इधर उसने देखा है कि भारतीय किसान बड़ा बदला है। अब वो इतना बदमाश है कि अपनी फसल के ज़्यादा पैसे मांग रहा है। बताइए, वो इतना बदमाश है कि नई लंगोटी खरीदना चाहता है। वो फटी लंगोटी में खुश नहीं है, बड़ा छुपा हुआ शैतान निकला है। तो अरे देश आज़ाद क्या हुआ यार कि किसान नंगा नहीं घूमना चाहता। किसान आजकल भरपेट खाना खाना चाहता है, पर प्रशासन बहुत सतर्क है। ये भरे पेट नहीं होने देगा किसान को। क्यों? भरे पेट बदमाशी सूझती है भाई साहब। खाली पेट रहेगा तो औकात में रहेगा किसान, ये मानता है। जब खाली पेट में ही किसान इतनी बदमाशी कर रहा है तो सोचो उसका भर पेट हो गया और उसका पेट भर गया तो क्या करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होने देगा, बिल्कुल नहीं होने देगा। प्रशासन ऐसा अंधेर नहीं होने देगा। तो प्रशासन की नज़र में किसान क्या है? किसान क्या है? भारतीय किसान एक दोपाया जानवर है जो प्रथम दृष्टि में देखो तो इंसानों से मिलता जुलता दिखता है, पर है नहीं। और इसी कारण, क्योंकि वह इंसानों से मिलता है शक्ल और सूरत में, कई नासमझ लोग किसान को भी इंसान मान लेते हैं और चाहते हैं कि इनके साथ भी आदमी जैसा व्यवहार किया जाए। पर भाई साहब, मात्र 2 पैरों पर चलने से कोई आदमी नहीं हो जाता। अरे आप ठीक सी ट्रेनिंग दें तो कुत्ता भी 2 पैरों पर चलने लगता है, पर वो आदमी थोड़ा हो जाता है। तो मेरी विनम्र राय में भारतीय किसान भी कुत्ता, भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि की भांति बस एक जानवर है, इससे ऊपर कुछ नहीं। वरना तो देखिए जानवर जैसा ही तो रहता है। किसान भी धूल में लौटता है, गंदा पानी पीता है, नंगा घूमता है, डंडे खाता है। और अब तो हमारे यहाँ के किसान कई जगह बकरियों की तरह पेड़ों की पत्तियां और छाल आदि भी खाते पाए गए। और शायद इसी कारण गाँव में तो ढोर डॉक्टर ही इनका इलाज भी करता है और ये पट्टे ठीक भी हो जाते हैं। ये देखिए, तो जानवर है किसान और कुछ नहीं भाई साहब। पर किसान, याद रखिए, जानवर से भी कुछ आगे है हमारे लिए। हमें उसी कारण इसकी परवाह करना पड़ती। वो क्या है?
किसान एक वोट भी है, किसान एक वोट भी है। ये बड़ी मजेदार थी, किसान एक वोट भी है। यूं कहे किसान तो वैसे सही कहें, किसान तो एक वोट ही है, मात्र वोट। इससे आगे उसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं। जो महत्व है वो मात्र इस कारण कि वो एक वोट है, उसका वोट होना ही उसका होना है, वरना हम देखते कि वो ना होता। किसान जीवन की संक्षिप्त गाथा ही हमारे लिए ये है कि वो पैदा हुआ, किसानी करी, वोट दिया और मर गया। और कई बार तो मरने के बाद भी उसका वोट चलता रहा। बड़ी व्यवस्था तगड़ी है भाई साहब। तो किसान का देश को योगदान ही ये है कि वो वोट देता है, और योगदान भी है, और सही बताएं तो भाई साहब परेशानी का कारण भी ये है कि वोट देता है और कभी आपके विरुद्ध भी वोट दे सकता है। सारा डर ये है। ये किसान बहुत बदमाश है, इसे पटा के नहीं रखा तो ये वोट है, ये हमारे खिलाफ भी जा सकता है, तो पटाना तो पड़ेगा। काश कि ये वोट ना देता, काश ये वोट ना होता, तब हम उसे बताते, ठिकाने लगा देते इस बदमाश को। तो अंततः अगर हम एक समरी करें, अगर हम संक्षिप्त में कहें तो किसान क्या है? किसान शब्द के बड़े बहुत सारे अर्थ हैं, बस वो कुछ अब अर्थ बताऊंगा और रचना खत्म करूंगा। किसान क्या है? किसान शब्द का अर्थ ही है दलिद्र, बदहाली, घिनापन, बेकारी, भूख, हर जगह दुत्कार, फटी बिवाइयाँ, उदास चेहरे, पिचके गाल, हाड़ तोड़ मेहनत, जबरिया नसबंदी, बेगार जूतेबाजी, आशंका भरा जीवन, पटवारी का जूता, थानेदार का डंडा, बैंक वालों की चिरौरी, सूखा खेत, सूनी निगाहें, बस में फर्श पर बैठकर यात्रा, गंदे पोखर का पानी, बिजली बाबू को नमस्ते करना, नंगे पांव मीलों चलना, डाकुओं से पिटना, सिपाही से भी पिटना, रेल के रिजर्वेशन वाले डब्बे में घुसकर सफ़ेद पोश यात्रियों और कंडक्टर से धक्के खाना, जंगली कहलवाना, हैजे से मरना, पेचिस, टीबी, मलेरिया से भी मरना, हेलीकॉप्टर देखने, नेताओं का हेलीकॉप्टर देखने भागते जाना, रैलियों के लेके ट्रकों पर लदकर और बसों में लदकर शहर जाना, सबकी जय बोलना, सबकी जय बोलना, खेत बेचकर वकील साहब की फीस चुकाना, कभी अच्छा घी उतरे तो अफसरों तक पहुंचाना, थ्रेशर में हाथ कटवाना, साधुओं को मालपुए खिलाना, डाक बंगले से बिटिया को बचाना। ना जाने कभी ये ना आने वाले दिनों की, अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करना, वरना बुरे दिनों में ही संतुष्ट रहना। यह है हमारा किसान। ईश्वर की भांति भारतीय किसान के भी बहुत से रूप हैं, बहुत से नाम हैं, बहुत से अर्थ हैं। धन्यवाद। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathhindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।